नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। अब आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। परिजन भी उपस्थित है। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अलग अलग गांव, अलग अलग आयु, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे। आजादी के आंदोलन में संभवतः ऐसे कम ही वाक्य होंगे। तो आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, जो कि चौरी चौरा कांड की 99वीं बरसी पर एक डिजिटल माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत के मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी विसरा रिपोर्ट क्यों नहीं आई है। मंगलवार को हमने ये खबर दिखाई तो सरकार हरकत में आई। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट से और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में दीपक मरावी की मौत के 2 महीने बाद आखिरकार एनडीटीवी को उनकी विसरा रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में 2 बातें कही गई हैं, इथाइल अल्कोहल
और ओमेप्रोजोल की मात्रा। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव राज्य सरकार की उस कमेटी के मुखिया थे जिन्होंने दीपक मरावी की मौत के मामले में प्रोटोकॉल के पालन की जांच की थी। वो फार्माकोलॉजी यानी औषध विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, लिहाजा इथाइल अल्कोहल के साथ ओमेप्रोजोल की गुत्थी सुलझाने हम उनके पास पहुंचे। क्या इनके कॉम्बिनेशन से कोई पॉइजनिंग हो सकती है क्या? नहीं, देखिए क्या ओमेप्रोजोल बेसिकली एसिडिटी की दवा है। जनरली इसको उपयोग करते हैं हाइपर एसिडिटी में या कि पेप्टिक अल्सर के केसेस में, या कुछ लोग इसको अल्कोहल के कारण जो गैस्ट्राइटिस होती है उसके इलाज के लिए देते हैं। ये जहर बना सकता है क्या? नहीं, ये जहर नहीं बनाता, और अगर विद इन थेरेप्यूटिक डोज लिया जाता है ओमेप्रोजोल तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये था कि क्या दीपक ने शराब पी थी? परिवार की माने तो जवाब है नहीं। जब से 12 तारीख को वैक्सीन लगवा कर आई थी उसके बाद बाहर ही नहीं निकल पाया वो। तो आप ये कह रहे हैं वो शराब पीते नहीं थे? नहीं, पैसे ही नहीं थे, ना कहीं जाते थे, काम पर जाते थे तो वहाँ जाना बंद कर दिया था उन्होंने। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे 1 जनवरी को डीएसएमबी सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा की गई जिसमें एक सदस्य ने इसे संभवतः आत्महत्या बताया था। लेकिन क्या पुलिस विसरा और पोस्टमार्टम के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? आखिरकार अगर मामला आत्महत्या का है तो ये तय तो पुलिस ही करेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं है जो अमूमन आत्महत्या से लग सकती है। पुलिस फिलहाल सवाल ही पूछ रही है। We cannot conclusively say it so, but still one thing is very clear कि वो FSL report में mentioned है कि that it is the presence of ethyl alcohol and omeprazole is very much there. We are still making those queries with the medical legal cell and with the doctors in the FSL as to how this combination became poisonous and how it led to the individual's death. So we have received the FSL report and we are still making those queries. एक बात और है, अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें दीपक के शराब पीने के बारे में जानकारी नहीं है, न ही किसी पूर्व मेडिकल हिस्ट्री की। जानकार कहते हैं विसरा रिपोर्ट के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि मामले की पुख्ता जांच हो ताकि हर संशय का जवाब और परिवार को इंसाफ मिल सके। आखिरकार अस्पताल का भी कहना था कि वो 7 दिनों तक पूरी खोज खबर रख रहे थे, तो अगर दीपक ने कोई दवा ली थी तो अस्पताल को जानकारी क्यों नहीं मिली? हमने बार बार दोहराया है कि हमें नहीं पता कि मौत की वजह वैक्सीन है या कुछ और, हम ये बता भी नहीं सकते। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस बड़े मामले की गुत्थी इतना तो तय है कि उलझी हुई है, केंद्र सरकार को इसे सुलझाना है। विसरा रिपोर्ट के बाद हमने केंद्र, कंपनी दोनों से ईमेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में दूसरे चरण का कोविड टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण में पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगेगा, जिसमें राज्य के सभी जिला कलेक्टर शामिल रहेंगे। राजस्थान ने दूसरे राज्यों के मुकाबले कोविड वैक्सीनेशन के पहले दौर में काफी सफलता हासिल की है। 63% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग चुका है और अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के 2,40,000 कर्मियों को वैक्सीन देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। राजस्थान में आज वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण है उसका लॉन्च है और 2,40,000 के करीब जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन मिल रहा है। लेकिन सही संदेश देने के लिए सारे जो जिला कलेक्टर्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने आज वैक्सीनेशन लिया है। हमारे साथ जयपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन लिया है। सर, आपने जो वैक्सीनेशन लिया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हर जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वैक्सीनेशन ले रहे हैं कि सही मैसेज आए कि सीनियर ऑफिशियल्स भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं? निश्चित रूप से लोगों में ये भ्रांति नहीं रहे कि भाई कोविड के वैक्सीनेशन के कारण कोई भी परेशानी होती है। ऐसी परिस्थितियों में ये आवश्यक है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में हम लोग जिन्होंने कोविड के दौरान आगे रहकर काम किया है, तो इसमें भी हम आगे रहे। और मैं ये सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को अपने साइंटिस्ट पर भरोसा करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो अप्रूवल दिया उस पर भरोसा करते हुए अपने को आगे आकर इसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कलेक्टर्स के साथ साथ जो दूसरे एसडीएम्स वगैरह हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उनका भी वैक्सीनेशन हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है, अभी वो ऑब्जर्वेशन में है, आप देख सकते हैं। और साथ ही जो राजस्थान में जो फिलहाल जो 5,40,000 करीब फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनमें से करीब 64% का टारगेट अचीव हो चुका है और बाकी का भी जो वैक्सीनेशन है वो दूसरे चरण में चल रहा है।
अब मेरे साथ हैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। डॉक्टर शर्मा, शुरू में हेल्थ वर्कर्स का हो रहा था, क्या रिएक्शन दिख रहा है हमको और किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि उत्साह लोगों में रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी करीब 64% ही हुआ है हेल्थ वर्कर्स का। जी जी, प्रथम चरण में 16 तारीख से हमने हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन करना शुरू किया था और पूरे राजस्थान में बड़ी ढंग से इसका वैक्सीन का काम शुरू हुआ और लगभग 63% हमने अचीवमेंट किया। जयपुर का थोड़ा टारगेट कम रहा। हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि आगे आएँ और अपना टीका लगाएं। 2 सेशन जयपुर में अतिरिक्त रखे हैं हमने, 5 और 6 को हेल्थ केयर वर्कर के लिए, जिससे उन लोगों को जो बच्चे लोग हैं उनका भी टीकाकरण कराया जाए। कितना वैक्सीनेशन लगा सकते हैं आप एक दिन में एक साइट पे? हमने एक साइड पे 150 लोगों को नॉमिनेट किया, एक साइड पे 150 लोगों तक का वैक्सीन किया है हमने। तो इस तरह से 150 लोगों को एक साइड बांट के हमने एक दिन में काफ़ी अचीवमेंट करके जल्दी से इस कार्यक्रम पूरा किया है। तो अगर 150 लोगों का वैक्सीनेशन हो सकता है एक साइड पे, तो 1000 साइट्स हैं, तो दैट्स अबाउट 50,000 वैक्सीनेशंस पर डे जो राजस्थान की क्षमता है। आज जो है सेकेंड फेज का रोल आउट हो रहा है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट और रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं उनको आज उनका टीकाकरण होगा। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।